हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन आपका जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसको कुछ ही मिनट में कवर कर रहे होंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है तो इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि 15 मिनट में 20 मिनट करवाना, बट स्टिल आई विल ट्राई कि इतने मिनट में मैं कंप्लीट करवा दूँ। इसमें 80 से 85% चीज़ें या फॉर्मूलाज सारे कवर्ड हैं, तो ये क्विक रिवीजन है। ठीक है, पहली चीज़ जो अपन इस चैप्टर में अपन देखेंगे वो है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली इसमें दो चीज़ें आती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगी। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो अपन इसमें पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जितना भी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। इंसिडेंट रे जितना नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो है इंसिडेंट एंगल। जब भी दो चीज़ें फॉलो होंगी तो अपन कह सकते हैं कि हाँ, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर पे। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी कि जो भी अपना ऑब्जेक्ट है उसी साइज़ का बनेगा इमेज, उसी साइज़ की इमेज बनेगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। ठीक है, सो अब आता है डेविएशन बाय अ प्लेन मिरर। डेविएशन का मतलब होता है कि भाई जहाँ पे उसको जाना था, जिस लाइट को, वहाँ से कहाँ पे गई। लेट से यहाँ से अगर इंसिडेंट रे आ रही थी, ठीक है, बट वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चली गई। उसको जाना तो यहाँ पे था ना, बट वो चली यहाँ पे गई। तो ये जो एंगल आएगा वो डेविएशन एंगल होगा। उसको अपन निकालते हैं 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो सेम है। कहाँ पे अपन ने पढ़ा, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में। ये रहा। ठीक है, बट अब यहाँ पे दो मिरर्स हों, जैसे यहाँ पे भी एक ही मिरर है, बट इन केस अगर दो मिरर्स हों तो कुछ नहीं करना है, बस 360 में से माइनस कर देना 2 थीटा को, आपका डेविएशन एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक और चीज़ पे। अगर मिरर है उसको मैंने थीटा से रोटेट किया तो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा से रोटेट होगी। ये चीज़ ध्यान रखने के लिए एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर मोस्टली लोगों को याद हो भी जाता है कि कितना साइज़ का मिरर मुझे चाहिए अगर मुझे अपनी पूरी हाइट मिरर में देखनी है। तो h/2 हाइट का मुझे मिरर चाहिए होगा कि अगर किसी की हाइट है 180 सेंटीमीटर तो 90 सेंटीमीटर का मिरर उसे चाहिए होगा, ताकि वो अपनी पूरी हाइट उस मिरर में देख पाए या अपने आप को पूरा उस मिरर में वो देख पाए। ठीक है, अब कितनी इमेजेस बनती हैं दो प्लेन मिरर से, वो अपन इस फॉर्मूला से निकालते हैं कि भाई पहले आप m निकाल लो कि 360 अपॉन थीटा। थीटा है कि अगर कितने एंगल पे वो दो मिरर रखे हुए हैं, लेट से 60 पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो m कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी 6 अगर इवन है तो बस एक माइनस कर दो, उतनी आपकी नंबर ऑफ इमेजेस आ जाएंगी। बट लेट से यहाँ पे अगर 360 अपॉन 60 जैसे ये 6 आया, इवन आया, बट यहाँ पे अगर लेट से ऑड आता तो उसमें ये चीज़ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अगर सिमेट्रिकल है तो वापस अपन को इवन वाली काम ही करना है, जो भी m आया उसमें से एक माइनस करना है, जिससे नंबर ऑफ़ इमेजेस आपकी जितनी बनी है वो फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से, या वो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा। बट अगर अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ से n इक्वल्स टू m आ जाएगा। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। यहाँ पे एक टेबल ऐड नहीं हो पा रही थी तो मैंने वो लास्ट पेज पे ऐड की, तो वो या तो लास्ट में बता दूंगा मैं। जो आपकी टेबल होती है ना कि इस डिस्टेंस पे है, एट सी पे है, तो कहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी, क्या साइज़ होगा उसका, वो टेबल लास्ट में एडेड है। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। बस ये ध्यान रखना है ताकि आप वैल्यूज़ में गड़बड़ ना करो। मिरर फॉर्मूला पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार आपको इमेज डिस्टेंस दी हुई होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई होती है, और आपसे पूछता है कि इस मिरर में, ध्यान रखना मिरर में फोकल लेंथ कितनी आएगी, तो वो अपन इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन बात है। मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होता है कि इमेज जो फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी ज़्यादा बड़ी है या कितनी ज़्यादा छोटी है, ये मैग्नीफिकेशन अपन को बताता है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक दो ये भी फॉर्मूलाज हैं, आप ही बस डायरेक्टली ध्यान रख लो। ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन भाई साहब ने कहा था कि इमेज डिस्टेंस इनटू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये जो प्रोडक्ट होगा इसका वो आपकी फोकल लेंथ के बराबर आ जाएगा। बस ये एक ही फॉर्मूला है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है यहाँ से। अब अगर जो विबग्योर है इसमें आपका जैसे जैसे आप लाइट में वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पे। अपन ने पहले पढ़ा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, अब पढ़ेंगे लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। सेम ये चीज़ तो यहीं पे भी फॉलो होगी।
बट यहाँ पे रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड रे है। ये सब एक ही प्लेन में होंगी, ठीक है। अब इसमें एक और है कि अगर ये स्नेल्स लॉ भी अगर फॉलो हो रहा है तभी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आएगा। स्नेल्स लॉ भाई साहब कह के गए थे, ये स्नेल भाई साहब कह के गए थे μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। ये रिफ्रैक्टेड एंगल है। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वो एंगल साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, ठीक है। ये अगर बराबर है, ये इनकेस बराबर है, तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन भी फॉलो, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन भी फॉलो हो रहा होगा। तो ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए ताकि लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो हो, ठीक है। अगर μ2 ज़्यादा बड़ा है μ1 से तो वो नॉर्मल की तरफ आएगा, μ1 बड़ा है तो वो अवे जाएगा। एक छोटी सी ट्रिक मैं अपने टाइम पे यूज़ करता था, डरा, ठीक है। डेंसर से रेयर जाएंगे तो अवे हो जाएगा, ठीक है। डेंसर मतलब जिसका म्यू ज़्यादा बड़ा है या म्यू की वैल्यू ज़्यादा है उसको डेंसर मीडियम कहते हैं, ठीक है। अब आता है कि भाई एक स्लैब है अपने पास, ठीक है, एक इंसिडेंट रे फॉल हो रही है यहाँ पे। अब उसको जाना तो ऐसे था बट वो आई यहाँ पे, तो जो ये डेविएशन हुआ वो अपन कैसे निकालेंगे? इसकी थिकनेस स्लैब की साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर, इस फॉर्मूला से ये जो डेविएशन है हुआ है इस इंसिडेंट रे का वो अपन निकाल सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो लाइट है वो डेंसर से रेयर में ही जाएगी तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो होगा। इसकी कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो हो। कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, तभी वो इसके अंदर ही, जैसे फॉर एग्जांपल जो डायमंड होता है, डायमंड के अंदर ही वो सारी जो ब्रिलियंस और डायमंड अपन कहते हैं ना, ये उसका एग्जांपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो इसमें अंदर डायमंड बहुत ज़्यादा शाइनी इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर लाइट ट्रैप हो जाती है। क्यों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। एक और कंडीशन ये भी कि अगर इंसिडेंट एंगल अगर छोटा हो जाता है तो क्या होगा, लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी और लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन एप्लीकेबल होंगे इसमें, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल है ऑप्टिकल फाइबर। अगर क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा ऑप्टिक्स का फिनोमिना यूज़ होता है तो अपन कह सकते हैं TIR, ये फिनोमिना इसमें होता है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस पे कि भाई कोई कर्व सरफेस है उससे रिफ्रैक्शन कितना होगा। आई गेस मैं इसका फॉर्मूला लिखना भूल गया हूँ, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ ऐसे ही। μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये फर्स्ट मीडियम का, ये इमेज की डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। अब आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे, ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। अब आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेता है कि फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें अपन ऐसे निकालते हैं 1/f जो है वो म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू एस माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू एस मीडियम का, ठीक है, ये R1 और R2 रेडियस और कर्वेचर है, ठीक है। तो बस इसमें तो इतना ही था। लेंस फॉर्मूला पे आता है, मिरर फॉर्मूला पे अपन ने क्या देखा था, 1/V प्लस था, बस यहाँ पे नेगेटिव है, बस ये चीज़ ध्यान रखने की है। अब पावर पे आते हैं, पावर इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें 1/f जो होता है वो सीधा पावर आ जाता है, बट तब जब ये मीटर्स में हो, ये ध्यान रखने का पॉइंट है बस। अगर सेंटीमीटर में होता है तो पावर निकालनी हो तो 100/f ऐसे आएगा। अब एक लेंस है, उसको अगर मैं सीधा कट कर रहा हूँ यूँ तो वो ऐसे हो जाएगा। उसमें बस ये चीज़ ध्यान रखनी कि एरिया तो सेम रहा, इंटेंसिटी तो सेम रही, बस फोकल लेंथ उसकी डबल हो जाती है। फोकल लेंथ अगर उसकी डबल हुई तो पावर ऑब्वियसली हाफ हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं लेंस को ऐसे कट कर रहा हूँ तो इसमें फोकल लेंथ और पावर सेम रहती है, बट इसका एरिया जैसे आप देख पा रहे हो हाफ हो गया। एरिया हाफ हो गया तो इंटेंसिटी भी आधी हो जाएगी, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे आते हैं कि सारे लेंस जो हैं वो एक साथ अटैच्ड हैं, एक साथ कंबाइंड है, तो पावर कितनी हो जाएगी, बस नॉर्मली ऐड कर देना पावर, वो इसकी पावर आ जाएगी कंबाइन की। फोकल लेंथ एफ ऑफ कॉम्बिनेशन 1/f1 1/f2, ये भी कॉमन सेंस से आ जाएगा। इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो m1 × m2
m3 इससे आ जाएगा एंड सो ऑन, अगर जितने भी आगे लेंसेज हैं उससे आ जाएगा। बट ये तब था जब इनके बीच में कोई गैप नहीं था। बट अगर इनके बीच में गैप हो जैसे यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला पावर ऑफ कॉम्बिनेशन P1 + P2 ये तो आएगा, बट माइनस जो गैप है ना dP1 P2, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे एफ ऑफ कॉम्बिनेशन जो फोकल लेंथ आएगी वो ऐसे आएगी कि 1/f1 + 1/f2 जो अपन यहाँ पे कर रहे थे ऊपर, वो तो होगा, बट -D/f1/f2 ये टर्म भी अपन को सब्ट्रैक्ट करनी होगी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की नेगेटिव, ये बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। बात है सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग ऑफ लेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिल्वरिंग के बाद जो एक लेंस होता है वो मिरर की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसमें फिर उसकी फोकल लेंथ भी ऑब्वियसली चेंज होगी। फोकल लेंथ अगर चेंज होगी तो अपन उसको कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे डायरेक्टली, 2μ2/μ1/r2 -2μ2-/μ1 इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, इसको साइन के साथ रखना वरना आंसर गलत आ जाएगा। और ऑप्शंस ऐसे होते भी हैं कि जो आप पुट करोगे साइन, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए वो ऑप्शन डालेगा ज़रूर। प्रिज्म क्या होता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर पैरेलल नहीं हो उसको प्रिज्म कह देते हैं, ठीक है। और इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। अब जैसे अपन ने पहले डेविएशन पढ़ा था, ठीक है, जब अपन ने डी पढ़ा था कि इंसिडेंट एंगल को स्लैब में जाना कहाँ था, बट वो गई कहाँ, इसके बीच का जो डिस्टेंस थी वो अपन ने डी ऊपर निकाला था। अब डेविएशन कैसे निकालेंगे, I + E - A, इस फॉर्मूला से अपन डेविएशन निकाल सकते हैं। अब I जैसे पता है इंसिडेंट एंगल है, E क्या है, E इमर्जेंट एंगल है ये वाला। जब लाइट प्रिज्म को छोड़ रही है या जब बाहर आ रही है वो कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, उसको अपन इमर्जिंग एंगल या इमर्जेंट एंगल कह सकते हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे निकालेंगे, R1 + R2 से, ये रिफ्रैक्टेड है, रिफ्रैक्टेड एंगल्स हैं, ठीक है। इन दोनों का ऐड करने से एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। अब कितना एंगल होना चाहिए जिससे मिनिमम डेविएशन हो, भाई I = E हो जाए तो मिनिमम डेविएशन हो जाएगा। बस ये कंडीशन याद रखना तो इजीली कर पाओगे, जिससे R1 और R2 इक्वल हो जाएंगे तो A/2 हो जाएगा, क्योंकि भाई R1 + R2 ये A ही तो था, ये R1 + R1, ये हो जाएगा, यहाँ पे पुट किया हुआ है भाई। मिनिमम डेविएशन जो आएगा अब यहाँ पे 2i - A नहीं हो जाएगा क्योंकि I + E - A है, ये दोनों सेम रखे हैं मैंने, यहाँ पे 2i - A हो जाएगा। अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा ये याद रखना है। अब आखिरी चीज़ पाते हैं इस चैप्टर की, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि भाई आई पीस की फोकल लेंथ किस में थी, कंपाउंड में थी, टेलीस्कोप में थी, या बस D/F किस में था। तो मैंने पूरी NCERT में जितने भी ये फॉर्मूलाज थे उसको यहाँ पे एक टेबल में लिख दिया कि भाई D/F कैसे होगा सिंपल के फॉर्म में, कि जो डिस्टेंस है लेंस तक का ऑब्जेक्ट का, D/F फोकल लेंथ इसमें आ जाएगा। 1 + D/F करोगे तो नियर पॉइंट का एडजस्टमेंट है। देखो दो एडजस्टमेंट होते हैं मैग्नीफिकेशन में, नॉर्मल एडजस्टमेंस कि जो फाइनल इमेज जो बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, और एक होता है नियर पॉइंट का एडजस्टमेंट, उसकी फाइनल इमेज एट D पे बनेगी, जो डिस्टेंस है लेंस से ऑब्जेक्ट का वहाँ पे बनेगी, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड है, टेलीस्कोप है, बस ये इतना सही है। बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इसमें कुछ समझाने जैसा है भी नहीं। जो टेबल मैंने ऊपर कहा था ये टेबल ये कि इन्फिनिटी पे कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी और पोल के बीच में तो कहाँ पे बनेगा, ये डायरेक्ट याद रखना ईजी रहेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये सिंपल माइक्रोस्कोप का है, NCERT में दिया हुआ था। ये कंपाउंड का और ये टेलीस्कोप के नीचे। सो आई होप मोस्ट ऑफ चीज़ें इसमें समझ आई हूँ। पूरा चैप्टर को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है 15 मिनट में, 20 मिनट में। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं 80 to 85% इसमें चीज़ें कवर्ड हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारी चीज़ें कवर्ड है, 80 से 85% चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसमें कवर्ड है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। सो आई होप चीज़ें समझ आई हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।